ओए होए 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 होए, क्या कर रहा है यार ये। बहुत जमाने के बाद बाइक राइडिंग पे निकला हूँ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे 1 घंटे की राइड हो चुकी है तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल चुका है। वृंदावन की कुंज गलियों में जा रहे हैं, कुंज गलियों में कृपा रही ठाकुर जी की तो BMW लेंगे GS 310। कुछ ठीक रहा तो सब अच्छा रहा तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो भैया ये विद्याधर का बाग है राइट साइड में अगर आप देखोगे तो, और ये गुमटियाँ बनी हुई है, इनको सहेलियों की बाड़ी भी बोलते हैं। नहीं, सहेलियों की बाड़ी तो उदयपुर में है। पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं इन छतरियों को, कुछ ना कुछ बोलते जरूर है, मैं भूल गया हूँ। इनको काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। एक ज़माने में हमारा घर इधर ही था, तब बहुत बुरे जंजीर्ण हालत में थी। देखिए राइट में भी लेफ्ट में भी, अब तो इनको कलर कर दिया है और काफ़ी अच्छी लग रही है। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। मैं भी इस रोड पे आज 2 साल के बाद आया हूँ। इधर सिसोदिया रानी का बाग है, ये तो मुझे अच्छे से पता है। तो सिटी से मैं निकल गया था काफ़ी जद्दोजहद के बाद में, अभी भी मेन हाईवे नहीं पकड़ा है। और सामने जैन मंदिर है चूलगिरी का, अगर आप जैन हो तो आपको ज़रूर अच्छे से पता होगा, बहुत फेमस मंदिर है। पूरे हिंदुस्तान के जैनी यहाँ पर आते हैं। अभी मैं आपको चूलगिरी के भी दर्शन करा देता हूँ। ये राइट टर्न घूमेंगे अपन, चूलगिरी आ जाएगा। ठीक है जी। पेट्रोल भरवा लिया है मैंने 500 रुपये का। यूपी में पेट्रोल सस्ता है योगी महाराज का, इसके लिए फुल नहीं कराई टंकी। ये चूलगिरी है, सामने पहाड़ है और नीचे पूरा पहाड़ चल के ऊपर चूलगिरी का मंदिर है। हालांकि मैं कभी ऊपर गया नहीं हूँ मैं, लेकिन फेमस बहुत है, इतना मैं अच्छे से जानता हूँ मैं। सामने लिखा हुआ भी है चूलगिरी ध्यान ज्ञान साधना केंद्र। घाट की गुणी से नीचे आ चुके हैं, अब अपन को हाईवे मिलने वाला है। और राइडिंग ग्लव्स मैंने अभी पहने नहीं, लेकिन अब मैं पहनने वाला हूँ क्योंकि अब हाईवे आ चुका है सिटी के अंदर। मेरे को बहुत जमाने के बाद बाइक राइडिंग पे निकला हूँ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे 1 घंटे की राइड हो चुकी है तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल चुका है, बिल्ड हो चुका है। क्योंकि मैं बाइक चलाता ही नहीं हूँ, मैंने बाइक चलाना ही छोड़ दिया है। अपने दबे हुए अरमानों को मैंने वापस से जिंदा किया। अच्छा, फिर बाइक मैंने स्टार्ट की। ठीक है। और आज निकल ही गया हूँ। ठीक है, फाइनली। ठीक है, समझ गया। 1 hour later। तो भैया आप भोजन किया जाएगा, इसको बोलते हैं भोजन स्टॉप। मोबाइल निकाल लेते हैं अपना। और ये आगरा हाईवे जी। भोजन कर लिया है, भोजन बहुत अच्छा था। 220 रुपए की थाली थी। थाली में सिर्फ एक पनीर की सब्जी, एक दाल, एक रायता, 4 रोटी और मूली और तली हुई हरी मिर्ची। लेकिन खाना बहुत टेस्टी था, मज़ा आया। खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगा दिया जाए तो खाना टेस्टी हो ही जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ से करीब 180 किलोमीटर वृंदावन है, जो कि 3.5 घंटे का रास्ता बता रहा है। 3:30 बज चुकी है, यानी कि 8 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। और चाय वाय भी लूँगा, एक आधा ब्रेक भी लूँगा, तो 8:30 से 9 के बीच में मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगा। होटल की बुकिंग की नहीं है। अब सिंगल हूँ तो होटल भी सस्ता ही ले लेंगे, क्या ज़रूरत है अपने घूमने। अपन को तो ठाकुर जी के दर्शन करने जाना है बस। अभी टी ब्रेक लेंगे थोड़ी देर बाद भरतपुर के आसपास। ठीक है। मैं चाहता हूँ दिन में जितना ज़्यादा दिन में चला ली जाए ना गाड़ी, उतना ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि दिन में विजिबिलिटी भी अच्छी होती है और आजकल सर्दियों के दिन है, 5:30-6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो मैं कम से कम रुकने की कोशिश करूँगा। मैं लेट हो गया हूँ, मेरा प्लान था 11 बजे तक निकलने का, लेकिन मैं उठा ही 11 बजे तो वो प्लान तो अपने आप ही आगे सरक गया। फिर अपने राइडिंग गियर्स बहुत ज़माने के बाद संभाले तो ये सब टाइट हो चुके हैं, मैं मोटा हो चुका हूँ। क्योंकि राइडिंग पैंट भी मुझे बहुत मुश्किल से आ रही है, मतलब मैं क्या बताऊँ, पहले एकदम फिट थी है मेरे ये। और जैकेट भी बहुत टाइट हो गई है। इसका एक ही मतलब है कि मैं मोटा हो गया हूँ। कपड़े छोटे नहीं होते, आदमी मोटा पतला होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कपड़े छोटे हो गए। कपड़े कैसे छोटे होते हैं भाई, कपड़े नहीं होते, आदमी होता है। लेकिन अब बाइक राइडिंग करते हैं तो आदमी वैसे भी थोड़ा फिट हो जाता है, क्योंकि दिन भर चलता है, दचके बदके खाता है। और 1.5 साल से मैंने कोई राइडिंग नहीं की थी, इसकी वजह से बड़ी परेशानियाँ, पेट वेट बाहर आ गया था। तो अब थोड़ी सी वापस से शुरू करते हैं। और ये मेरा पैशन है, शौक़ है भाई। इस शौक़ को मैंने मार दिया था और इस शौक़ को मैंने वापस ज़िंदा किया है, जगाया है अपने अंदर से कि नहीं, अपने कंफर्टेबल जोन से निकलो बाहर बंटी जी और दुनिया देखो जाके। हालांकि मैं इस बाइक से लद्दाख भी जा चुका हूँ, मुंबई जा चुका हूँ, अपने अयोध्या जा चुका हूँ और गोवा भी ले जा चुका हूँ। लॉन्ग राइड में तो यही है। लद्दाख तो लद्दाख ही है फिर, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि लद्दाख में ये 125 नहीं लेके जानी चाहिए। क्यों? कम से कम 200 सीसी की बाइक होनी चाहिए, तभी काम करती है वहाँ पर। ठीक है। और इस साल ठाकुर जी ने चाहा तो ज़रूर लद्दाख जाएंगे, और कृपा रही ठाकुर जी की तो BMW लेंगे GS 310।
अगर सब कुछ ठीक रहा तो, सब अच्छा रहा तो, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो भैया हवा का प्रेशर थोड़ा कम लग रहा था पीछे वाले टायर में, तो हवा भरवाई जा रही है। 200 पहुंच चुके हैं अपन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिन में हम भरतपुर क्रॉस कर पाएंगे। हवा का तो काम हो गया। अब इसका ये जो कांच है ना, ये जो बार बार आप देख रहे हो, ये है ना लूज है। जैसे मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ ये हिल जाता है। और हाईवे पे कांच का होना मतलब पता चलना चाहिए ना भाई, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन ओवरटेक कर रहा है, कहीं हमें लपेट के ले जाए साथ में। बात तो सही है। तो बस अब एक ये और सही करवाते हैं। हवा एकदम डलने के बाद गाड़ी थोड़ी सी हल्की फील हो रही है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था पीछे वाले टायर में हवा कम है और उसमें वाकई में कम थी, आगे की तो ठीक थी। वृंदावन की कुंज गलियों में जा रहे हैं, कुंज गलियों में। मैंने सोचा जब तक शाम हो जाती है भरतपुर क्रॉस कर लेंगे, लेकिन भरतपुर तो छोड़ो, अभी तो भरतपुर से आने से पहले 4 टोल आते हैं, 2 ही टोल आए हैं और धूप जा चुकी है पूरी तरीके से और ठंड बढ़ रही है। और पैंट का इनर मेरे पास में नहीं है, ऊपर का तो मैं पहन के आ गया हूँ, तो ऊपर तो मुझे ठंड नहीं लग रही है, लेकिन नीचे मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो एक इनर ख़रीदना पड़ेगा। और इसमें जो होम पैंट की थी वो मिली नहीं मेरे को, इसमें नहीं तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, लेकिन अब ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे शाम होती जा रही है ठंड बढ़ती जा रही है, कान ठंडे हो चुके हैं और मेरे को लगा कि चलो एक तुरंत क्विक अपडेट दूँ आपको कि मैं इस वक्त क्या फ़ील कर रहा हूँ, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ मैं अभी, जैसे जैसे ये दिन ढलता जा रहा है। और ज़्यादा तेज़ स्पीड में मैं चलाता नहीं हूँ, मैं स्लोली चलाता हूँ, तो इसके लिए लेट हो जाता है। अभी थोड़ी देर बाद गोप्रो भी अंदर हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा इसके अंदर भी, तो मुझे लगा क्यों ना एक क्विक अपडेट रिकॉर्ड कर लिया जाए। चाय भी मैंने पीनी है, पानी भी नहीं पिया, खाना खाने के बाद से भगाया जा रहा हूँ, लेकिन सूर्य मुझसे भी तेज़ी से भाग रहा है, मुझसे पहले ढल गया। मेरा लक्ष्य था भरतपुर तक पहुँचना, लेकिन इम्पॉसिबल हो गया भैया अब तो। और जैसे ही अंधेरा हो जाएगा तो मेरी स्पीड और कम हो जाएगी, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो जाती है रात के समय में, तो मैं फिर स्लो ही चलता हूँ मैं भाई, रिस्क नहीं लेता हूँ, क्योंकि जान है तो जान है कि नहीं है? जान है तो जान है, जान ही नहीं है तो फिर क्या करोगे तुम? गाड़ी घोड़े रुपए पैसे का कोई और ही मज़े लेगा उनके। अब एक इनर ख़रीदूँगा, अब इसलिए मैं थोड़ा सा और खींच लेता हूँ, फिर इसके बाद खींचने का मौका नहीं मिलेगा। और रोड भी खाली है। आई थिंक आवाज़ आ रही हो यार, मैं चेक तो करके मैंने लगाया है आज, इसमें मैंने एक बहुत बढ़िया वाला माइक लगाया है, आई थिंक उसमें आवाज़ आनी चाहिए। और आवाज़ आ गई तो मज़े आ जाएंगे आपको भी आवाज़ सुनने में और मुझे भी, क्योंकि खर्चा किया भैया खर्चा। और जैसे मैंने गोप्रो बंद किया, मेहंदीपुर बालाजी आ गए, और इसकी टुचकी पे भी बड़ा मज़ा आता है। देखो आप जय हो बालाजी महाराज की जय हो। ये मेहंदीपुर बालाजी है भैया, यहाँ पे भूत प्रेत और काफ़ी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। और मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, और मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ बालाजी को नमन करते हुए जाता हूँ। इसलिए आप भी अगर कभी आए नहीं हो तो एक बार ज़रूर आइए। जय हो बालाजी महाराज की जय। कमेंट सेक्शन में लिख देना भैया जय बजरंगबली। और बजरंगबली की देखो फ़ोटो भी आ गई है सामने, रौद्र रूप वाली बजरंगबली अपने साथ में यार, तभी तो प्रकट हो गया अचानक से। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट निकला, मेरे को निकल जाना चाहिए था 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे तक बस, लेकिन मुझे ऑफिस भी जाना था, वहाँ पर थोड़ा काम था, थोड़ा सेटलमेंट के चक्कर में लेट हो गया। लेकिन खैर चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो उसको अगर मोटो ब्लॉगिंग करूँगा तो आपको दिखाऊँगा। अब देखिए भैया, यहाँ से भरतपुर रह गया 66 किलोमीटर, और मैं आपको जो एक खूबसूरत नज़ारा दिखाने की बात कर रहा था ना, वो बस आने ही वाला है। मैं बोलूँगा नहीं, आप देखो बस और फील करो भैया। आया समझ में कुछ? ये 2 पहाड़ों को बीच में से काट के रास्ता बनाया गया है, देखने में बड़ा। और तुम्हारी तो सांड लड़ रहे हैं भैया, हाईवे पे लड़ रहे हैं, बताओ। तो भैया ये तीसरा टोल आ चुका है, इसको बोलते हैं अमोली टोल प्लाजा। अब ये बाइक वाले की लाइन में कारें क्यों घुस रही है भैया? मेरे को लगता है टोल फ्री वाले लोग हैं, या तो कोई चेक वाले होंगे या कुछ और होंगे, या जो पता नहीं कुछ तो होंगे भैया, तभी टोल फ्री है इनका। जैसे मैंने भरतपुर क्रॉस किया उस वक्त पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था। मेरे गोप्रो की जो दूसरी बैटरी थी वो भी डेड हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पास गोप्रो 8 है, बहुत पुरानी बैटरी है, तो ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है।
और यहाँ पर एक मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी, मेरी बैटरी रिचार्ज नहीं हो रही थी। जैसा कि आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हो, जब हम बाइक चलाते हैं तो वो ऑटोमेटिक रिचार्ज होती रहती है और करंट बराबर बना के रखती है। जैसे जैसे गाड़ी चलती रहती है वो चार्ज होती रहती है, लेकिन मेरी बाइक चार्ज नहीं कर रही, करंट नहीं आ रहा। पेट्रोल की टंकी फुल है लेकिन करंट नहीं है बाइक में, और रेस दे रहा हूँ तो वो रेस पिक ही नहीं कर रही, पिकअप ही नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो वहाँ किसी मैकेनिक को दिखाई, उत्तर प्रदेश मथुरा में आ चुका था मैं। मथुरा में जैसे मैंने एंट्री की, वहाँ एक मैकेनिक मुझे मिल गया, उसने थोड़ी देर मेरी बैटरी चार्ज की और जैसे तैसे इसको सिटी तक ले जाओ और एक नई बैटरी डलवा लो। मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद वो बाइक बंद नहीं हुई, जितनी देर उसने चार्ज किया, जहाँ तक मुझे पहुंचना था मैं वहाँ पहुंचा। सबसे पहले आपके भाई ने खाया खाना, क्योंकि हालत बहुत खराब हो चुकी थी, और मेरा दिल ही जानता है मैं भरतपुर से मथुरा तक कैसे पहुंचा उस दुकान तक। और खाना खाते ही मैं निकला बैटरी चेंज करवाने। वहाँ मुझे एमरॉन की बैटरी मिल गई 1350 की, उसने लगा दी। वो भी दुकान बंद करके जा रहा था, पूरा मार्केट क्लोज हो चुका था, क्योंकि ठंड के दिन है। ठंड के दिनों में ज्यादातर दुकानें जल्दी बंद हो जाती है, सबको घर जाके मूंगफली खानी होती है गर्मा गर्म। अब कहानी बढ़ती है अगले रोज की तरफ। The next day. ये सुबह सुबह का टाइम है, बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। ये मार्केट है वहाँ का। दर्शन हो गए, भीड़ बहुत थी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, बांके बिहारी मंदिर के अंदर फोटो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। फिर भी कुछ लोग बना लेते हैं, लेकिन वो अलाउ नहीं है, तो मैं नियम कायदों में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सुबह से चाय भी नहीं पी है, मैंने सोचा पहले दर्शन करेंगे फिर उसके बाद खाएंगे पिएंगे। ये खा रहा हूँ भैया, आलू के पराठे, सब्जी रोटी, देसी बोतल, शुद्ध बोतल रखी हुई है। उठ गई। वृंदावन का सबसे फेमस मंदिर है। बंद हो जाएगी थोड़ी देर में, एंट्री 12 बजे बंद हो जाता है। मैं भी अब जयपुर निकलने की तैयारी कर रहा हूँ और मोड़ पहुँचे। अब वृंदावन से प्रस्थान हो चुका है, मैं निकल चुका हूँ होटल से, और मेरे ख्याल से 12:30 बज रही होगी। शाम के 6-7 बजे तक आराम से मैं जयपुर पहुँच जाऊँगा, लेकिन अभी सर्दियों के दिन है तो अंधेरा हो ही जाएगा। खैर कोई नहीं, ठाकुर जी का नाम लेके चलते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कल आने के टाइम पे मैंने 3 वीडियो रिकॉर्ड किए, तीनों में आवाज़ ही नहीं आई। शाम को जब चेक किया तो मूड ख़राब हो गया, मैंने कहा ओ माय गॉड। बाकी के वीडियो में आवाज़ अच्छी आ रही थी, ठीक आ रही थी। अपन ने एक नया ऑपरेशन किया था, वो कामयाब हो गया, तो आवाज़ में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। करीब 10-12 किलोमीटर आगे और चलना मेरे को, फिर उसके बाद एक राइट टर्न आएगा, फिर अपन ये हाईवे दिल्ली हाईवे ही है, ये दिल्ली हाईवे अपने को छोड़ना पड़ेगा। फिर अपन पकड़ेंगे भरतपुर हाईवे, जो कि सिंगल रोड है। और मैं जब से वृंदावन आ रहा हूँ ना, तब से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन मैं अब आपको आगे बताऊँगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है जी। ये जय गुरुदेव का टेम्पल है। पहले मैं इसको मस्जिद समझा करता था, कोई मस्जिद है ही है, क्योंकि इसके गुम्बद है ना इसी टाइप से बने हुए हैं, और रात को यहाँ पर रोशनी भी हो रही थी, बहुत शानदार लग रहा था ये। और बाद में मुझे पता चला ये गुरुदेव जी का है। कभी कभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा डोम अक्सर मस्जिदों में होता है और मीनारें भी होती हैं, क्योंकि मंदिरों में मीनारें देखने को नहीं मिलती है, आश्रमों में, लेकिन यहाँ बना रखी है, तो पता नहीं, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। खैर होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सोना रेटा चलो आ गया। हाँ, बाकी मज़ा आ गया। बांके बिहारी जी के दर्शन करके आज दिल खोल के दर्शन हुए। भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। आप खड़े हो जाओ, बस ऑटोमेटिक आगे सरकते जाओगे।
इतने धक्के पड़ रहे थे। खैर कोई नहीं, सब श्रद्धालु है, ठाकुर जी के भगत है सब, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा करे। आधे घंटे तक ट्रैफिक में फंसा था, अभी निकले और अब एक चाय पी जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कुछ बताने वाला हूँ, अलग यूनिक बात, कि मैं वृंदावन आते आते मुझे 6-7 साल हो चुके हैं। पहले ये यूपी के ये जिस रोड से मैं गुजरना हो ना, इतना गंदा रोड होता था, जगह जगह खड्डे होते थे। मतलब रोड में खड्डे तो सुने थे आपने, लेकिन खड्डे में रोड, वो ये वाला रोड था। और इतना मतलब आत्मा दुखती थी कि यार फिर खड्डा, तुम 30-40 से ऊपर जा ही नहीं सकते। जो कि मैं मोटरसाइकिल वालों की बात बता रहा हूँ, कार वालों की तो आत्मा रोती होगी, उनकी गाड़ी का जो बैंड बजता होगा। अब हो गया है एकदम इसका उल्टा। अब ये जो यूपी वाला रास्ता है ना, अभी मैं यूपी में हूँ, राजस्थान बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ, ये पूरा रास्ता बढ़िया हो गया। हालांकि बढ़िया वो भी था, लेकिन वो 5-6 साल में टूट फूट के ख़राब हो चुका, उसका कोई दोबारा रिपेयरिंग नहीं करवाई, और ये एकदम टनाटन करवा दिया योगी जी ने। तो ये उल्टा गेम हो गया। पहले राजस्थान के रास्ते अच्छे थे, अभी यूपी के अच्छे, मतलब जयपुर से वृंदावन वाले रास्ते में। बाबा जी ने काम तो किया भाई, मैं साक्षी हूँ इस बात का। भले मैं यूपी में नहीं रहता हूँ, मैं उनका वोटर नहीं हूँ, लेकिन मेरी नज़र के सामने जो काम हुआ है वो मैंने आपके सामने बताया। और अभी तो एक दरवाज़ा और बनवा दिया बाबा जी ने राजस्थान का, और वो वेलकमिंग इतना शानदार बनवाया। रात में तो देखने के नज़ारे अलग है, उसमें लाइटिंग वाइटिंग करवा रखी है। कल रात में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ मैं, क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी, लेकिन अभी जाते हुए आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले भराऊंगा पेट्रोल बाबा जी का। 10 रुपये लीटर का फ़र्क है भैया। अब तो राजस्थान में भी बीजेपी आ गई है, उम्मीद है कि जल्दी वो भी रियायत करेंगे, पेट्रोल पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाएंगे थोड़ा बहुत। टंकी फुल करवा लेते हैं, यहाँ से यूपी का तेल लेके जाते हैं, कम से कम 10-15 दिन 20 दिन चल जाएगा आराम से। अब जो पेट्रोल पंप आता है वहीं से फुल करा लेता हूँ। 3-4 तो निकल गए पीछे, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं राजस्थान में पहुंच जाऊं। हालांकि अभी भी यूपी का ही पेट्रोल है, कल 500 का भराया था। और हेडलाइट ख़राब हो गई गाड़ी की, बैटरी मैंने रात को चेंज करवा ली थी, 1350 रुपये की आई एमरॉन की। 2 साल की वारंटी, 2 साल की वारंटी, 4 साल की वारंटी, पता नहीं क्या गारंटी वारंटी। ओए होए 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 होए, क्या कर रहा है यार ये, कि भाई पीछे कोई गाड़ी आ रही है, दब जाएगा, कुचल जाएगा, इसके बाप का क्या जाएगा, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारे जैसे मोटरसाइकिल राइडर का। जो मोटरसाइकिल पे है वो तो कुचल जाएगा। अभी तो देखो वीडियो चालू है, तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और लाइव रिकॉर्ड भी हुआ। ये नालायक, ऐसे लोगों की वजह से जो मासूम इनोसेंट मोटरसाइकिल वाले आते हैं ना, वो कुचले जाते हैं। अगर वो इंडिकेटर भी दे देता तब भी मैं समझ जाता कि हाँ भाई नहीं, इसको इधर जाना, मैं और स्लो कर लेता, पहले ही स्लो कर लेता। हमें जो होती ना, रोड सेंस होता है ना कुछ गाड़ी चलाने का। ये तो आपका भाई प्रो राइडर है, प्रो मतलब नॉर्मल से भी एक्स्ट्रा हूँ मैं। आई एम लद्दाख रिटर्न, 2 बार लद्दाख करके आ चुका हूँ मैं। एक बार की ब्लॉगिंग है, एक बार की नहीं है, वो भी बाइक से, इसी बाइक से। मेरे ब्लॉग चैनल पे देख सकते हो आप। तो अपन प्रो है, ड्राइविंग सेंस के साथ चलते हैं, इंडिकेटर का ध्यान रखते हैं, सामने वाले का भी ध्यान रखते हैं। इसीलिए अभी तक ठाकुर जी की कृपा से ना कभी खरोच आई, ना कभी एक्सीडेंट हुआ, ना कुछ गिरा, ना पड़ा। लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से ना लोगों का सत्यानाश हो जाता है। और नहीं तो क्या। अब एक पेट्रोल पंप तो आया है, लेकिन वो इस साइड में है, अभी रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा, कोई फ़ायदा तो है नहीं। अभी तो यूपी है, 5-7-10 किलोमीटर का बाकी है मेरे ख्याल से। कल मेमोरी फुल हो गई थी, इसके लिए मैं होटल में पहुंचने के बाद में भी, इधर देखो तालाब कितना शानदार, इधर भी तालाब, इधर भी तालाब, भैंसों का स्विमिंग पूल है शायद ये। धूप खुल के नहीं आ रही है, हल्की सी पड़ रही है, जिसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तक तो धूप भी नहीं थी, बारिश गिरी है वृंदावन में, आज बूंदाबांदी हुई है। अब मथुरा वृंदावन से तो बाहर आ गए, मतलब अभी तो मथुरा के क्षेत्र में ही चल रहे हैं अपन, लेकिन जो मंदिरों वाला एरिया था उससे बाहर आ गए। अब राजस्थान बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं अपन। ये नंबर प्लेट मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ये BH वाली। ऐसा फील होता है कि हाँ इंडियन है अपन, कुछ अलग। लेकिन ये पता नहीं चलता कि ये गाड़ी कौन से स्टेट की है। अब जैसे आगे HR जा रही है तो पता है भाई हरियाणा की है वो। एक तो ये कांच भी है ना, ढीला हो जाता है यार। अब सही है, थोड़ा सा तेज़ चलाऊँगा हिल जाता है। अब देखो चली गई धूप। वैसे मैंने आज अंदर का भी इनर पहना हुआ है, पजामे का भी, अंदर का भी पहना हुआ है, फुल पैक होके निकला हूँ आज मैं सुबह से ही। बहुत तेज हो रहा है, बहुत। कल वाली गलती नहीं की है। ठंड का तो नामो निशान भी नहीं है, लेकिन राइडिंग करने का मज़ा भी ठंड में आता है भैया, सही बता रहा हूँ मैं। सही बात है। इसलिए तो मैंने कहा कि चलो काम तो रोज़ ही करते हैं, एक दिन बांके बिहारी जी के लिए चलते हैं। हम बांके बिहारी जी के काम पे निकलते हैं, हम बांके बिहारी जी के काम पे निकलते हैं, बाकी बिहारी जी हमारा काम संभालेंगे, हम उनका संभाल लेते हैं। अरे कहीं राजस्थानी नहीं आ जाए। बातें करते करते ये आ गया पेट्रोल पंप। अब पेट्रोल भराते हैं, देखो आपको दिखाते हैं योगी जी का रेट।
फुल करवा लेते हैं एकदम। फुल कर दो भैया। पेट्रोल पावर का क्यों डाल रहे हो, नॉर्मल डाल दो। नॉर्मल है ना, आगे और भी पेट्रोल पंप है। आगे इंडियन ऑयल की पड़ेगी। कितने का है ये पावर का? 102 पर एवरेज बढ़िया था। 500 का कर दो। नॉर्मल 96 का है ना। तो भैया पेट्रोल भरवा लिया, 500 में फुल हो गई अपनी टंकी, क्योंकि मैंने कल भी भराया था पेट्रोल, तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब फ़ायदा ही है, अब टंकी फुल है एकदम। वो निभाना पड़ेगा, और मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। ये देखिए, आपका पुण्य आगमन प्रार्थनीय है। और ये जो दरवाज़ा है, मेरे ख्याल से अभी तक और काम चल रहा है इसमें, लेकिन लाइटिंग वगैरह इसमें जब रात को जलती है तो बहुत बहुत सुंदर लगता है। और ये हम आ चुके हैं राजस्थान में। पधारो हमारा देश, दाल बाटी चूरमो, खम्मागड़ी साहब, दिस इज राजस्थान, जयपुर 194 बाइक चलानी है। इससे भी आगे चलानी है मेरे को, तो आगे जाना है 194, मतलब मेरे को तो 210 जाना है। और खाना भी खाना है, आधा पौना घंटा उसमें लगेगा। एक चाय भी पीऊँगा तो समथिंग 40-45 मिनट मेरा उसमें ख़राब हो जाएगा। तो वही है, शायद 7 साढ़े 7 बजे तक ही पहुँच पाऊँगा। बाकी ठाकुर जी की मर्ज़ी। डिफेंडर मस्त लगती है भैया। और ये राजस्थान का पहला गांव है, इसका नाम है रा रहे। लिख भी दूंगा टेक्स्ट में, रा रहे। उधर से आते हो तो आखिरी, इधर से आते हो तो फर्स्ट। भरतपुर तो क्रॉस हो गया, लेकिन मैं भरतपुर में आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था, लेकिन उस वक्त ना इसकी बैटरी डेढ़ हो चुकी थी। अभी मैंने चेंज की है तो जस्ट, तो मैं आपको दिखाना चाहता था भरतपुर की चेल। और अब मैं ना कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे बाइक जा सकती है ना, वहाँ जाके फ़ोटो खींचूंगा, एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इधर तो बाइक जा नहीं सकती है। और अब करना है अपने को भोजन। 2 बज गई है, और जब से मैं निकला हूँ वृंदावन से, मैंने कोई ब्रेक भी नहीं लिया है, तो ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। 2 घंटे हो गए राइड करते करते। ये देखो कैसे निकाल गए। खैर हॉर्न दिया अगले ने, अपन भी साइड में ही है। अपन गलत जगह चल रहे हैं। जब ऐसे ट्रक, ये ट्रक है ना गलत लाइन में चल रहा है, ये फास्ट लेन में, इसको ये लाइन में रहना चाहिए भाई। तुझे तो ओवरटेक करने नहीं है, लोग तो तुझे ओवरटेक करके जाते हैं। ट्रक वालों को समझनी चाहिए भाई। अगर आप ट्रक वाले देख रहे हो मुझे, तो भैया आपको ना अपनी लेन में चलना चाहिए। वो फास्ट लेन है, फास्ट भागने वालों के लिए। जैसे कारें निकलती है, तेज़ी से निकलती है, और आपको तो स्लो ही चलना होता है। आपकी तो स्पीड भी 60 होती है, या जो एक्सप्रेस वे होते हैं वहाँ 80 होती है। इससे तेज़ आप चलाते नहीं हो। अब इनको इधर से ओवरटेक करना पड़ता है। ये जो इधर वाला ट्रक चल रहा है ये बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन इसके बगल में जो ट्रैफिक चल रहा है ना, ट्रक चल रहा है, वो गलत चल रहा है। अब इसकी वजह से ट्रैफिक रुकता है। तो भैया ट्रक वालों, ध्यान रखना चाहिए आपको इस चीज़ का विशेष तौर से। अभी देखो ये जो इसके पीछे जो गाड़ी खड़ी है वो ज़बरदस्ती की रुकी हुई है। दोनों एक ही लेन में चल रहे हैं, जबकि दोनों को स्लो लेन में चलना चाहिए। अब इधर वाला ओवरटेक कर रहा है, तो भाई जब तू इतना स्लो चल रहा है तो तुझे फास्ट लेन में जाने की ज़रूरत क्या है? इतना तो ड्राइविंग सेंस होना चाहिए ना, कि नहीं भाई यार मेरी वजह से ट्रैफिक रुक रहा है। अभी देखो सब गाड़ियाँ स्लो हो गई। अब फिर इनसे कोई बोलो तो भैया रोड निकाल लेते हैं। मेरे सामने, मेरे लिए तो नहीं निकाली, लेकिन एक बैटरी रिक्शा वाले से ट्रक वाले का पंगा हो गया। कल रात की बात बता रहा हूँ मैं, उसने सीधा ही रोड निकाल ली। बैटरी रिक्शा वाला भाग गया। बोले फोड़ देगा भाई ये तो, निकलो। पहले गर्मी दिखा रहा था, जैसे रोड देखी वैसे गायब। लेकिन जो ड्राइविंग सेंस होने वो होने चाहिए यार, क्योंकि उससे देखो खुद को भी तकलीफ होती है और साथ में दूसरों को भी होती है। और हमें सबसे ज़्यादा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक गलती है ना, एक गलती काम ख़राब हो जाता है। दूसरा मौका नहीं मिलता भैया यहाँ पर। एक बार में रीटेक हो जाता है, यहाँ पे रीटेक करने का मौका नहीं मिलता। एक ही शॉट में ओके फाइनल हो जाता है यहाँ पर। खैर मैं इस चीज़ के ऊपर, ट्रैफिक सेंस के ऊपर, रोड सेंस के ऊपर तो मैं बोलना बहुत दिनों से चाह रहा था, लेकिन मौका मिल नहीं रहा था मेरे को। क्योंकि मैं जब भी ऐसी चीज़ें देखता था तो या तो कैमरा नहीं होता था या माइक नहीं होता था। लेकिन आज मैं मोटरसाइकिल पे हूँ और कैमरा भी चालू है, बैटरी भी लगा ली है, तो मेरे को लगा कि थोड़ा बोलना ज़रूरी है भाई। कम से कम 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग ये वीडियो देख के कुछ समझेंगे कि हाँ भाई रोड सेंस कुछ होता है, कोई तमीज़ होती है। वैसे बाइक वालों का भी लिए भी रूल है। मैं आपको एक रूल और बता दूँ बाइक वालों का भी। बाइक वालों की ये लाइन है, ये लाइन, और उनको ओवरटेक करने के लिए भी है ना यही लाइन है। वो इधर नहीं जा सकते, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में भी नहीं जा सकते वो। ये बाइक वालों की लाइन है। लेकिन यहाँ से भी कुछ लोग रोंग साइड आ रहे होते हैं या कुछ को करे हुए होते हैं। अभी देखो सामने से कार आ रही है, डीपर मार रहा है। अब बताओ ये रोंग साइड आ रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से ना, इनकी 5 मिनट की, 2 मिनट की जल्दी के चक्कर में ना कई लोग गल जाते हैं। अब मेरे को अपनी लाइन छोड़नी पड़ी ना,
उधर से गाड़ियाँ तेज जाती है, जरा सा भी टल्ला पड़ जाए ना, जरा सा भी बाइक राइडर के, उसका तो खेल हो गया, बस खेल गया वो तो। अब ओवरटेक करना है मेरे को तो मैं इधर आ गया, बस ऐसे होती है राइडिंग। अब इधर आ जाओ अपनी लाइन में, शांति से चलाते रहो, चलते रहो। अब ये ट्रक देखो फिर गलत लाइन में चल रहा है ये वाला भी। भाई तेरी लाइन ये है, स्लो लाइन है, इधर चलना भाई, पीछे वाले ओवरटेक करते हुए निकल जाए। लेकिन नहीं, इनको तो भैया उधर चलना है, उधर पता नहीं क्या तुमड़े बट रहे हैं। अब मुझे ओवरटेक करना है, इधर जगह नहीं है तो मैं इधर से ओवरटेक करूँ और अपनी लाइन में आ जाऊँ। देखा ऐसे चलती है ना गाड़ियाँ, सब अपनी लाइन में चले तो लफड़े ही नहीं हो, ट्रैफिक ही नहीं हो, लेकिन सबको जल्दी रहती है, सब गलत चल रहे होते। अभी देखो सामने से काका जी आ रहे हैं रोंग साइड, हद हो गई, बिना हेलमेट रोंग साइड। बाप का राज है, तो बाप का ही राज है, कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। ये देखो ट्रैक्टर वाले को रोंग साइड आ रहा है। अब मैं उधर नहीं जा सकता था, नहीं तो कार वाला उड़ा जाता मुझे। इनसे मिलिए पोल्यूशन किंग्स है। ऐसे तो पुलिस सबको पकड़ती है, लेकिन देखो कितना पोल्यूशन कर रहा है। एक बाइक है ना, ये 50 बाइक के बराबर पोल्यूशन कर रही है। देखो तो सही भाई को, ना हेलमेट है ना कुछ और है। बाइक का नंबर भी है इसका RJ05H 1438। अब कहाँ गए वो पुलिस वाले जो पकड़ते हैं पोल्यूशन वालों को? मेरी तो नाक में धुआं भर रहा है, बिना हेलमेट और चल रहा है भाई। वाह, कयामत है भैया, यही तो कयामत है, यही तो कयामत है। चल भी 90 की स्पीड से चल रहा है कम नहीं चल रहा, 96 98 में तो मैं चल रहा हूँ भैया। ये अमोली का टोल प्लाजा अपन ने क्रॉस कर दिया है। बाइक का एक फ़ायदा ये भी है कि टोल नहीं लगता है, नहीं तो चार टोल लगते हैं, 4 जाने के हो गए, 4 आने के, 8 बार टोल टैक्स कटता है कि नहीं है। बाइक का ये फ़ायदा भी है, लेकिन एक्सप्रेस पे लगता है भैया, और 152D पे भी बाइक का लगता है। नहीं 148 पे, 152D पे तो बाइक अलाउ ही नहीं है। अब करते हैं थोड़ी सी भोजन की व्यवस्था, भूख लगने लग गई अब तो। सही खिंच गई गाड़ी। 120 किलोमीटर है अब जयपुर। चलो कोई ढाबा आता है वहाँ रोकते हैं अब। तो भैया खाटू श्याम जी पवित्र भोजनालय पे रुके हैं खाना खाने के लिए। मुझे नहीं लगता यहाँ पे खाना मिलेगा। आज तो बाइक में धोखा दे दिया भैया, कल नई बैटरी डलवाई है, फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है नई बैटरी। अभी स्टार्ट ही नहीं हो रही, ना तो सेल्फ ले रही है ना किक से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर है मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ पर बैटरी चार्जिंग वाला मिलेगा। और मैं थक गया हूँ पीछे मार मार के, पिछले 1 घंटे से परेशान हो रहा हूँ। क्या किया जाए अब भैया इसका। कल नई बैटरी डलवाई जिसके अंदर तो मैंने कल एमरॉन की नई बैटरी डलवाई है, और ये चार्ज नहीं करती। वैसे तो बाइक चलती रहती है तो चार्ज होती रहती है, ये चार्ज ही नहीं करती, लो करंट मिल नहीं रहा। कैसे पहुँचूँ 8 किलोमीटर से? हे भगवान, क्या मुसीबत है। यहाँ पे गाड़ी ख़राब हो गई है अपनी, खड़ी करके जाऊँगा बस के अंदर। और ये नई के नाथ इन भाई साहब ने बहुत मदद की, और ये हाईवे अब बस का वेट करेंगे। बाइक ख़राब हो गई, बस से जा रहा हूँ घर, और बैटरी चार्ज करके लाऊंगा। और बस से मैं अपने घर आ गया था। करीब 10:30-11 बजे तक बस का सफ़र करते हुए मैं अपने घर पहुंच गया था। अगले रोज उठा, मैंने बैटरी चार्ज कराई और फिर मैंने बस पकड़ी वहीं की जहाँ मेरी बाइक खड़ी थी। बाइक खड़ी थी मेरी नई का नाथ। उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने मेरे बैटरी चार्ज करने की कोशिश की, चाय के भी पैसे नहीं लिए, और उनके पास बड़ी बैटरी थी तो वो कामयाब नहीं हो पाए, तो बोले बाइक यहीं खड़ी कर जाओ, आप टेंशन मत करना। जो बैटरी में लेके गया था वो बैटरी मैंने लगाई, बाइक एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई। और सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं सीधे जयपुर पहुंच गया, कहीं नहीं रुकी, कहीं भी करंट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी उसमें बैटरी रिचार्ज नहीं हो रही थी। फिर मैंने कल ही मैकेनिक के दिखाई, मैकेनिक साहब ने कहा कि अंदर एक बुश होता है जो कि तांबे का बना हुआ होता है, पता नहीं क्या गुच्छा सा होता है, तो उसकी वजह से करंट नहीं आ रहा, और हेडलाइट भी नहीं जल रही थी। हेडलाइट का तो मैंने आपको बताया नहीं। तो ये दोनों काम भी हो गए और गाड़ी अब एकदम ओके है, मैं भी ओके हूँ। इस तरीके से हमारे वृंदावन की ये यात्रा सफल हुई, और पहली बार मेरी बाइक ने मेरे को धोखा दिया। 29,000 किलोमीटर चल चुकी है, 3 साल कंप्लीट कर चुकी है, तो ये मेरे बाइक की धोखेबाजी मुझे हमेशा याद रहेगी। मेरा पूरे संडे खराब कर दिया। अब पूरा वीडियो आपने देख लिया, अब आपने कुछ नहीं करना, जो मैंने कुछ ट्रैफिक रूल्स बताए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आपने शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में बांके बिहारी लाल की जय के नारे लगाने हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपको भाई आपके लिए ऐसे मोटो ब्लॉग और ब्लॉग लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।